बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बायोसेंसेस ऑफ हीम के बारे में बात करेंगे कि कैसे हीम बनता है, और किसी और वीडियो में मैं डिग्रेडेशन के बारे में बात करूंगा और उसके इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा कि डिग्रेड करके हीम की डिग्रेडेशन क्यों होती है और फिर आगे से क्या बनता है उससे और बॉडी कैसे उसको टैकल करती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हीम्स बायोसेंसेस होती है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप ऑफ हीम synthesis occurs in mitochondria। सबसे पहले आपने ये पॉइंट याद करना है, फर्स्ट स्टेप जो होता है हीम सिंथेसिस का वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और लास्ट 3 स्टेप्स हीम सिंथेसिस का वो भी कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, जितने भी बाकी स्टेप्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में, जैसे भी वो वहाँ पे होते हैं। तो पहला तो स्टेप आपने ये याद करना है। उसके बाद हीम सिंथेसिस की बात करते हैं कि हीम सिंथेसिस होता क्या है। सबसे पहले ग्लाइसिन, जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ग्लाइसिन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इसके दो मॉलिक्यूल आते हैं, सक्सिनाइल को ए एंड ग्लाइसिन, ये दोनों कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा अमाइनो लिवोलेनेट सिंथेज, जो कि एंजाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है। मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले डेल्टा अमाइनो लिवोलेनेट, डेल्टा अमाइनो लिवोलेनेट सिंथेज की प्रेजेंस में डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड बन जाता है, इसको एला भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट स्टेप एला, और ये किसकी प्रेजेंस पे हुआ है, डेल्टा अमाइनो लिवोलेनेट सिंथेज। आपने एंजाइम और इसको मिक्स नहीं करना, सिंथेज की यहाँ पे एक्ट करेगा और फिर डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे इनहिबिटरी कौन अपना रोल प्ले करता है, दैट इज हीमन और हीम भी इसको बोलते हैं। ये इनहिबिटरी यहाँ पे कंट्रोल एज अ रेगुलेटरी इसको कंट्रोल करता है, Fe3 पॉजिटिव। और एक और बात यहाँ पे बता दूँ, हमारी बॉडी के अंदर आयरन Fe2 पॉजिटिव में एब्जॉर्ब होता है, Fe3 पॉजिटिव यहाँ के इसको रेगुलेट करता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है डेल्टा अमाइनो लिवोलेनेट सिंथेज, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, ये भी लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, ठीक है। और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट विटामिन B6 का यहाँ पे रोल होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बनता है हमारे पास ये हमारा डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड एला आ गया, और यहाँ पे एंजाइम आता है एला डिहाइड्रेटेज, साइटोसोलिक एंजाइम, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म में आगे फर्स्ट स्टेप हो गया। अब एला डिहाइड्रेटेज आता है, एला डिहाइड्रेटेज इज साइटोसोलिक एंजाइम, ठीक है। और ये एक्ट करेगा और क्या बनाया देगा हमारे पास, पोरफोबिलिनोजन, यहाँ मार्कर से लिख देता हूँ, पोरफोबिलिनोजन। ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ गया। एला डिहाइड्रेटेज ने जिंक यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप को जो रेगुलेट करता है दैट इज लेड यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, इनहिबिटरी रोल। और एला यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिलीज करता है। इस स्टेप में वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक एंजाइम आता है हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड एक पोरफायरिया भी है, डिजीज़ भी है। और यहाँ पे एंजाइम हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज यहाँ पे एक्ट करेगा और क्या बना देगा हमारे पास, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बना देगा, हाइड्रोक्सी
मिथाइल बाइलेन। जो एंजाइम एक्ट करेगा उसका प्रोडक्ट भी उसी से रिलेटेड बनेगा। तो ये हीम सिंथेसिस काफ़ी आसान है। और इस स्टेप में होता क्या है, ऊपर वाटर रिलीज हुआ था, तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, 4 NH3 लिख देते हैं चलें, 4 NH3। और ये लीनियर होता है, लीनियर इन चेन फॉर्म। और ये जो फोबिलिनोजन था, ये मैं बताना भूल गया, ये हमारे पास मोनोपाइरोल रिंग होता है, मोनोपाइरोल। ये मोनोपाइरोल था, इसको लीनियर चेन में कर दिया। और यहाँ पे एक्यूट इंटरमिटेंट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज की अगर एंजाइम की डेफिनेशंसी हो जाती है तो यहाँ पे एक पोरफायरिया होता है एक्यूट इंटरमिटेंट, इसकी वजह से होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्यूट इंटरमिटेंट और इसकी क्या वजूहत होती है, इसमें कौन सी चीज़ बढ़ जाती है। उसके बाद हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज हो गया, इसके आगे बनता है हमारे पास यूरोपोरफोबिलिनोजन। और ये एंजाइम का नेम भी उस तरह होगा, यूरोपोरफाइरिनोजन सिंथेज, यूरोपोरफाइरिनोजन 3 सिंथेज। और ये उसी की सिंथेसिस करेगा जिसका एंजाइम है यूरोपोरफाइरिनोजन 3। ठीक है, यूरोपोरफाइरिनोजन 3 बन गया। और यहाँ पे क्या होता है, ये एंजाइम आ गया। और यहाँ से भी एक हमारे पास पोरफायरिया रिलेटेड है विच इज़ कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिन, कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिन। इसको भी एक दफ़ा साइड पे बना देते हैं बॉस। यूरोपोरफाइरिनोजन सिंथेज की डेफिशिएंसी से इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इस स्टेप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो जाती है। जो लीनियर चेन था ऊपर, यहाँ पे रिंग्स बन जाते हैं, आइसोमेराइजेशन हो जाती है। ठीक है, आइसोमेराइजेशन एंड रिंग फॉर्मेशन। और इसके बाद बनता है UCP, कोप्रोपोरफाइरिनोजन। मैंने तो इस तरह याद किया हुआ है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन 3। और इसका एंजाइम भी वैसे है, इसका एंजाइम यूरोपोरफाइरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज है। और यहाँ पे 4 CO2 के निकलते हैं, यूरोपोरफाइरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, यूरोपोरफाइरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आया, 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकले और कोप्रोपाइरिनोजन बन गया। अब आगे कोप्रोपाइरिनोजन चलाते हैं, कोप्रोपाइरिनोजन 3। इससे आगे बनेगा हमारे पास कोपो UCP, प्रोटोफाइरिनोजन। ये एंजाइम्स के नेम और इनके प्रोडक्ट्स के नेम थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। प्रोटोपोरफाइरिनोजन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CpG ऑक्सीडेज एंजाइम है, CpG ऑक्सीडेज जी कम इनटू प्ले एंड प्रोटोपोरफाइरिनोजन बन जाएगा। इसके आगे बन जाएगा प्रोटोपोरफाइरिन 9, प्रोटोपोरफाइरिनोजन 9, ये भी 9 था, 9 बनेगा। उसके बाद प्रोटोपोरफाइरिन बन जाएगा 9। और इसके बाद बन जाएगी हमारी फाइनल स्टेप, दैट इज़ हीम। अब हीम के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास होता है लेड, लास्ट स्टेप है। और लास्ट स्टेप कहाँ पे होता है, लास्ट 3 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में। नेगेटिव यहाँ पे रेगुलेटरी इफेक्ट करेगा। और फेरोकैटालेज
फेरोकैटालीज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो कि यहाँ पे एक्ट करेगा और हीम की सिंथेसिस के बाद देगा 2H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और ये भी माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। और यहाँ पे अगर फेरोकैटालीज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एरिथ्रोपोइटिन पोरफायरिया हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिन पोरफायरिया। तो हीम की डिग्रेडेशन हो गई है। 3 स्टेप्स पे हमने इसको रेगुलेट किया है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लास्ट 3 स्टेप्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स अकर इन साइटोसोल साइटोप्लाज्म में। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम के मिले और उन्होंने बना दिया डेल्टा अमाइनोलिविनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा अमाइनोलिविनेट सिंथेस जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम था। यहाँ पे हीम अपना रोल प्ले करेगा एज एन इनहिबिटरी, रेगुलेट करेगा इसको। उसके बाद एलआर डिहाइड्रेटेज एंजाइम आएगा और वो बना देगा पोर्फोबिलिनोजिन जो कि मोनोपायरोल है और यहाँ पे लेट एज ए इनहिबिटरी एक्ट करेगा। पोर्फोबिलिनोजिन से हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज एंजाइम आएगा और हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बना देगा। उसके बाद यूरोपोरफायरिनोजिन सिंथेज आएगा और यूरोपोरफायरिनोजिन बना देगा और यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 बन जाएगा। कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 के बाद CpG ऑक्सीडेज एंजाइम आएगा और वो बना देगा प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 एंड प्रोटोपोरफायरिन 9 एंड फिर फेरोकार्टिलेज विच इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम वो अपना रोल प्ले करेगा और कन्वर्ट कर देगा प्रोटोपोरफायरिन 9 को हीम में और लेट एज ए इनहिबिटरी यहाँ अपना रोल प्ले करेगा। और अब इसके पोरफायरियाज की बात करते हैं। कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी हो तो क्या चीज़ बढ़ती है और कौन सा पोरफायरिया होता है। हीम सिंथेसिस के अंदर जो हमने एंजाइम पढ़ा था डेल्टा अमाइनोलिविनेट सिंथेज, उसको मैं बताना भूल गया कि उसके 2 फॉर्म्स होती हैं, एलाज-1 एंड एलाज-2 बोलते हैं उसको। एलानिन डेल्टा अमाइनोलिविनिक एसिड सिंथेज, ठीक है। और ये हीम बनाता है फॉर्म हीम, दोनों हीम बनाते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं अक्सर, तो ये डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। फॉर्म हीम इन द लिवर, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है और ये हीम बनाता है कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो। और दूसरा इनमें है कि रेगुलेटेड बाय हीम जो कि हमने फर्स्ट इनहिबिटरी रोल पढ़ा था इसका, ये देखें हीम इसको कंट्रोल कर रहा है। और जो दूसरा एलाज-2 है वो कंट्रोल कर रहा है रेगुलेटेड बाय आयरन आता है और इसको रेगुलेट करता है। और इसके अंदर अगर डिफेक्ट आ जाए तो साइटोप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, साइटोप्लास्टिक एनीमिया। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि साइटोप्लाज्मिक एनीमिया किसकी वजह से होती है, एलाज-1 या एलाज-2, तो दैट इज आंसर फॉर एलाज-2, साइटोप्लाज्मिक एनीमिया उसकी वजह से होता है।